वेलकम, खुश आमदीद। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज़ ब्रिटिश हिस्ट्री का आगाज़ करने जा रहे हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री के लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको अपने प्राइमरी सोर्सेज के हवाले से आगाह करना चाहूँगा। इस हवाले से दो अहम किताबें जो मैं आपके सामने रखूँगा, उनमें से एक मॉडर्न ब्रिटिश हिस्ट्री और दूसरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ये दोनों किताबें प्राइमरी सोर्स की हैसियत रखती हैं, जो पीसी थॉमस और नॉर्मन लॉय इन्होंने लिखी हैं और यही मेरा प्राइमरी सोर्स है। इसके अलावा इस अपने मटेरियल को तैयार करने के लिए मैंने कुछ दीगर सोर्सेज का भी सहारा लिया है, लेकिन कंपटीशन के हवाले से और इवन ब्रिटिश हिस्ट्री के हवाले से एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री यही दो बुनियादी सोर्सेज हैं जिनके हवाले से स्टडी किया जाता है और ब्रिटिश हिस्ट्री को पढ़ा और समझा जाता है। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। अपने टॉपिक को बाकायदा शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक की तमाम डिटेल्स, हेडिंग्स, आउटलाइंस और दीगर रेलिवेंट डिटेल अपनी वेबसाइट www.pmscss.com पे अपलोड कर दूँगा। सो ये लेक्चर आप सिर्फ सुनने के लिए और समझने के लिए सुन सकते हैं और उसके बाद इसको रिटन फॉर्म में हासिल करने के लिए आप www.pmscss.com से रजू कर सकते हैं। इंग्लैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में ग्लोरियस रेवोल्यूशन की कलीदी हैसियत है, क्योंकि इसकी वजह से स्टैब्लिश हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड में, और इसके अलावा जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू था स्टुअर्ट किंग्स और पार्लियामेंट के दरमियान, वो हल हुआ और सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट वो अपहेल्ड की गई और किंग सबसर्वेंट हो गया, वो पार्लियामेंट के अंडर आ गए इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नतीजे में। इस रेवोल्यूशन के काजेज़ क्या थे, इनका हम डिटेल से इस वीडियो में जायज़ा लेंगे। उनमें जो सबसे पहला और बुनियादी काज है जिसका बार बार जिक्र मिलेगा आपको इस लेक्चर में, चाहे काजेज़ में, इसके कॉन्सिक्वेंसेस में, इसकी सिग्निफिकेंस में और नेचर ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 के हवाले से जब हम बात करेंगे वीडियो के आखिर में जाके, तो वहाँ ये पॉइंट आपको बार बार नज़र आएगा कि जेम्स टू जो उस टाइम इंग्लैंड के किंग थे वो कैथोलिसिज्म को प्रमोट कर रहे थे, और ये एक मेजर काज था ग्लोरियस रेवोल्यूशन का। क्योंकि इंग्लैंड में आपको आइडिया होगा कि प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी थे ओवरऑल पॉपुलेशन के, जबकि इसके बरअक्स उस टाइम के जो किंग हैं जेम्स टू, वो कैथोलिक टीचिंग्स को फॉलो कर रहे थे। और इसके अलावा इसी से जुड़ी, जैसे मैंने पहले बात की कि ये जो कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट डिबेट है उस एरा की, वो पूरी ग्लोरियस रेवोल्यूशन में आपको बार बार नज़र आएगी। इसी से रिलेटेड जो हमारे नेक्स्ट काज है ग्लोरियस रेवोल्यूशन की, उसमें ये है कि लॉज जो अगेंस्ट थे कैथोलिक्स के, उन सब को रिपील कर दिया गया फ्राम दी किंग जेम्स टू। और इसके अलावा जो हमारा तीसरा मेजर काज है ग्लोरियस रेवोल्यूशन का, वो ये है कि एक स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन किया गया जेम्स टू की तरफ से, और इसकी वजह से स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने की वजह से लोगों में एक फियर के जज्बात उभर आए कि जेम्स टू इम्पोज करना चाह रहे हैं और उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं कि कैथोलिसिज्म को इम्पोज किया जाए इंग्लैंड में एज अ स्टेट रिलीजन। और इस चीज़ का इजहार इस चीज़ से भी हुआ कि जो एनिमीज़ थी किंग की, उनको ब्रूटली उनको सप्रेस किया गया, उनको बहुत बुरे तरह ट्रीटमेंट उनके साथ की गई, जिसमें ड्यूक ऑफ मनमोथ भी शामिल हैं और इसी तरह बाकी भी जो एनिमीज़ थी। यानी कि जो एक अप्रोच नज़र आ रही थी जेम्स टू की, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदाना अप्रोच थी। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी अफेयर्स थे उस टाइम, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कॉलेज था मैकडैलन कॉलेज, उसमें कैथोलिक टीचिंग्स को प्रमोट किया गया एजुकेशन सिस्टम में, और वहाँ के जो प्रिंसिपल जेम्स पार्कर जिनको वहाँ इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो भी कैथोलिक टीचिंग से ही इम्प्रेस थे और कैथोलिसिज्म से ही बिलोंग कर रहे थे। और इसके अलावा जेम्स टू की जो पॉलिसी थी स्कॉटलैंड और आयरलैंड के हवाले से, वो भी इन्हीं कैथोलिक रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हवाले से थी। और वहाँ के जो लॉर्ड लेफ्टिनेंट थे मिस्टर टायरकोनल, उन्होंने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई जिसमें स्कॉटलैंड और आयरलैंड में जो प्रोटेस्टेंट थे उनको प्रोसिक्यूट करना स्टार्ट किया गया। इस वजह से जेम्स टू के ख़िलाफ़ एक बहुत ज़्यादा पब्लिक सेंटिमेंट इमर्ज किए और
स्टैब्लिश हुए इंग्लैंड में कि जेम्स टू बाकायदा कैथोलिसिज्म को प्रमोट कर रहे हैं इंग्लैंड में। उसके बाद 1687 में यानी कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के सिर्फ एक साल पहले फर्स्ट डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस होती है और उसके नतीजे में किसी भी किस्म के रिलीजियस टेस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है टू एंटर इनटू द गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ द इंग्लैंड। और उसके बाद 1688 में सेकंड डेक्लेरेशन ऑफ इंडल्जेंस आती है, जिसके नतीजे में जो रोमन कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे दी जाती है कि वो अपने फेथ के मुताबिक अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करें। और ये चीज़ इंग्लैंड के आम लोगों के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं होती। लेकिन अगर बात सिर्फ यहाँ तक रहती तो शायद चीज़ें काबिल कबूल हो जाती, लेकिन जो इसके बाद जो चीज़ें हुई वो बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि उन्होंने जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन में बुनियादी किरदार अदा किया उसमें यह था कि 7 बिशप्स का ट्रायल किया गया, जिनमें द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी वो भी शामिल थे। और इसके बाद इसके साथ ही जेम्स टू के यहाँ एक बेटा पैदा हो जाता है। ये सबसे बुनियादी वजह बनती है ग्लोरियस रेवोल्यूशन की, क्योंकि इससे पहले तो लोग जेम्स टू की रवैये को, जेम्स टू की अप्रोच को, द किंग ऑफ इंग्लैंड को बर्दाश्त कर रहे होते हैं, क्योंकि जो जेम्स टू की बेटी थी प्रिंसेस एनी, जिनका आगे जाके जिनके रोल के हवाले से हम बात करेंगे, वो प्रोटेस्टेंट टीचिंग से इम्प्रेस थी और प्रोटेस्टेंट रिलीजन को फॉलो करती थी। लेकिन जब जेम्स टू के यहाँ बेटा पैदा होता है तो उससे एक खदशा लाक होता है आम लोगों को कि जेम्स टू अपने बेटे को कैथोलिक टीचिंग्स के मुताबिक उनकी अपब्रिंगिंग करेंगे और इस तरह परमानेंटली इंग्लैंड में कैथोलिक रिलीजन की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो जाएगी। 15 नवंबर 1688 विलियम ऑफ हॉलैंड, जो हस्बैंड हैं डॉटर ऑफ जेम्स टू मैरी के, वो लैंड करते हैं 15,000 सोल्जर्स के साथ ऑन द पोर्ट ऑफ टोरबे, जबकि जेम्स 20,000 सोल्जर्स के साथ वहाँ मार्च करते हैं। लेकिन स्लिसबरी पहुँचने के बाद जेम्स टू को पता चलता है कि उनके मोस्ट ट्रस्टेड फॉलोअर्स और जनरल्स वो भी उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, और उनमें एक अहम शख्सियत जॉन चर्चिल की भी है, और इसके अलावा उनकी अपनी डॉटर प्रिंसेस एनी वो भी उनके अगेंस्ट हो जाती हैं। सो इस तरह इनकी जो मुहिम है जेम्स टू की वो वहीं ख़त्म हो जाती है, और इस तरह एक बाकायदा तौर पर जंग का ख़तरा टल जाता है और जेम्स टू की शिकस्त यकीनी हो जाती है। इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन की सिग्निफिकेंस को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसकी आप सिग्निफिकेंस कह सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिलीजियस कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो इसके नतीजे में सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट ओवर द किंग एस्टेब्लिश हो जाती है, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसको आप, इस पॉइंट को आप पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस या कॉन्सिक्वेंस में भी कंसिडर कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश होती है। और इस बात का, इस टर्म का मतलब क्या है कि इससे पहले जो किंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता था वो देयर वाज अ थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, के जिस तरह अगर हम अपने इंडियन या पाकिस्तानी साउथ एशियन हिस्ट्री की बात करें, जो ज़िल्ले इलाही का कंसेप्ट है कि जो बादशाह होता है वो बेसिकली खुदा का नुमाइंदा है, चाहे उसने इम्पोज की हुई है अपनी पावर, लेकिन वो खुदा का नुमाइंदा है, ज़िल्ले इलाही है, खुदा का साया है इस धरती पर। सो ये जो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स की थ्योरी थी, इसको रिप्लेस करती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि मोनार्क तो रहेगा लेकिन वो अपनी पावर किसी डिवाइन टीचिंग्स की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल से ड्राइव करेगा। सो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी वो उसकी वहाँ बात होती है और वो एस्टेब्लिश होती है। इसके अलावा जो एक अहम बात है वो ये कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे किंग के, they were made responsible to the House of Commons, which was and which is the lower house of the Parliament of the England. So इस तरह चाहे किंग है चाहे उनकी कैबिनेट है वो तमाम सब सर्वेंट हो जाते हैं पार्लियामेंट के। सो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट वाज established as a result of the glorious revolution. इसके अलावा मुख्तलिफ इसके नताइज बरामद होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रेस की फ्रीडम है, इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, और
अहम तरीन जो बात है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट consequences ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन डेट इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डेट इन 1694। इससे क्या हुआ कि जो टैक्स इम्पोजिशन की पावर थी किंग की, वो कर्टेल हो जाती है, और इस तरह जो नेशनल फाइनेंसेस थे दे हैव टू बी सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस, यानी कि उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा सालाना बुनियादों पे पार्लियामेंट से। इस तरह भी जो चाहे मनी हो, चाहे इसके अलावा टैक्स इम्पोजिशन की बात हो, चाहे रिलीजन की बात हो, चाहे कैबिनेट की बात हो, हर हवाले से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की और रूल्स एंड रेगुलेशंस की, या कह लेंगे रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी नज़र आती है एज अ रिज़ल्ट ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इसके अलावा एक अहम जो नतीजा ग्लोरियस रेवोल्यूशन का वो ये बरामद होता है कि इंग्लैंड वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ टॉप रेटेड एज द फर्स्ट रेटेड यूरोपियन पावर। इस पॉइंट को हम मज़ीद आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन की जो नताइज हैं इंग्लैंड की फॉरेन पॉलिसी पे, उसके हवाले से बात करेंगे। रिलीजियस सिग्निफिकेंस में अगर हम बात करें तो जो पहला इसका नतीजा बरामद हुआ, और जब बरामद होता हमें शुरू से काजी से नज़र आ रहा था, वो ये था कि द फेट ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म वाज डूम्ड फॉर एवर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रोमन कैथोलिसिज्म हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, और इस तरह एक एरा ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन उसका आगाज़ होता है इंग्लैंड में। सवाल ये है कि हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन को ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? इसका जवाब हम अपने आखिरी नुक्ते में कंक्लूजन में जाके देंगे। ये एक बहुत अहम सवाल है, और यकीनन ये 7, 8, 10 मिनट से आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, लेकिन और आपके ज़हन में यकीनन ये सवाल पैदा हुआ होगा कि इस रेवोल्यूशन ने ये अपना नाम कहाँ से अखज़ किया, ये नाम कहाँ से ड्राइव हुआ कि इट वुड बी नोन एज द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, और इसका कोई और नाम नहीं होगा बल्कि इसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाएगा। इस पॉइंट को हम कंक्लूजन में जाके लाजमन डिस्कस करेंगे। अहम तरीन बात जो इससे पहले मैंने जिसकी तरफ इशारा किया वो ये है कि इंग्लैंड यूरोप में फर्स्ट रेटेड पावर के तौर पे इमर्ज हुआ। इसकी वजह ये है कि इंग्लैंड की फॉरेन पॉलिसी में इससे पहले फ्रांस का बहुत ज़्यादा असर रसूख था, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड की फॉरेन पॉलिसी इनडायरेक्टली फ्रांस से ही इनिशिएट हो रही थी। एज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन द रोल ऑफ फ्रांस एंडेड इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द इंग्लैंड। So why glorious revolution is called glorious revolution? Because it was bloodless. There was no civil war, no massacre, कोई खून खराबा नहीं हुआ। जिस तरह आपने इवेंट्स में देखा कि कोई जंग नहीं हुई, बाकायदा जंगों का दोनों साइडों की जो अफवाज थी, आर्मीज़ थी, उनका आमना सामना नहीं हुआ। और इसमें हम कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पे किसी एक इंसान का भी खून नहीं बहा गया। इसी वजह से कि इसमें खून खराबा नहीं हुआ, सिविल वार नहीं हुई, हम इस रेवोल्यूशन को ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं। इस तरह हमारा ये आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक कि व्हाट इज़ ग्लोरियस रेवोल्यूशन, इसके काजेज़, कॉन्सिक्वेंसेस, इसकी नेचर, इसके इवेंट्स, ये सारे हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यकीनन कंसिडर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसको रिटन फॉर्म में पढ़ने के लिए और इसको देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.pmscss.com से रुजू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।